हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस सीरीज का सेट नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 200 नंबर तक जो है हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। और इसमें जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए क्लास जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए जो है आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 151 है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, बताइए क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो है हाफ एम कितना दिया है, तो ये दिया है 22 केजी। कितना दिया है, तो ये दिया है 22 केजी, ठीक है। और v कितना दिया है, v दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 2 से काट देंगे 22 को, तो ये हो जाएगा 11। तो 11 गुणते 5 25 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 275 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसको जो है तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को जो है लैम्डा से दर्शाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कि जो वाहन में पार्श्व दर्पण होता है कौन सा होता है, उत्तल होता है या अवतल होता है। तो यहाँ पर जो है ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो प्रकृति है ये कैसी होती है, तो आभासी और सीधी होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण सदैव जो है आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो ये जो है प्रकाशिक केंद्र से निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो किरण है ये अविचलित रहती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 ओम के दो प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान कितना होगा, बताइए। तो यहाँ पर जो ये प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका फार्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस का 1/r2, ठीक है। अगर यहीं पर दिया होता श्रेणी क्रम में तो उसका फार्मूला होता है r इज इक्वल टू r1 प्लस का r2, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध तो कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा 4 प्लस R2 भी हो जाएगा 4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और जो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम यहाँ से काट देंगे तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो R का मान निकल कर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये जो है 2 ओम निकल कर यहाँ पर आ गया। इसके बाद जो है ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर IR, निकालना है आपको धारा। तो V का मान यहाँ पर कितना दिया है, 5 वोल्ट जो है ये बैटरी लगी है 5 वोल्ट की। I हमको निकालना है और जो R है ये निकाल चुके हैं, कितना 2। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा, जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो है निकल कर आ जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो है धारा निकल कर यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। समांतर संयोजन में जो है कुल प्रतिरोध कम हो जाता है, और अगर आपसे यही पूछा जाता है श्रेणी क्रम में तो वहां पर जो है जो कुल प्रतिरोध है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब कि उसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस का R2 होता है, उसमें जो है सब ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है ये उच्च गलनांक वाली
प्रबल धातु से बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुंबक को जो है वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं डैश कहलाता है। तो वो जो है उत्तरी ध्रुव कहलाता है। मतलब कि जो चुंबक होता है, चुंबक को आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जो रेखाएं होती हैं, इधर होता है नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ना से मतलब हो गया निकलना, तो यहाँ से जो है निकलती है और साउथ में जो है समा जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब जो है अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक के अंदर जो है इनकी रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो चुंबक के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो आपको इससे भूलेगा नहीं, ठीक है। नॉर्थ से निकलती है, मतलब ना से निकलना हो गया, और साउथ मतलब समा जाती है, सा से समाना हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है ऑस्मोसिस हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अधिक रिक्त स्थान होते हैं। तो ये जो है पैरेन्काइमा में जो है पतली कोशिका भित्ति के साथ जो है अपेक्षाकृत अधिक रिक्त स्थान होते हैं। पैरेन्काइमा जीवित ऊतक होता है। तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो सरीसृप हैं ये जो है अकशेरुकीय प्रणालियों में शामिल नहीं है। सरीसृप जो है कोशिकीय कशेरुकी होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सरीसृप हैं ये कशेरुकी होते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। तो जो श्वसन है ये जो है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन से ऊर्जा एटीपी प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष प्रजनन से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। तो ये जो है मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। मूत्र मार्ग मूत्र व वीर्य दोनों का मार्ग है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जो गाजर है ये जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, ठीक है। दूध व दुग्ध उत्पाद कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ है ये जो है इनमें से एक समूह नहीं है। ये जो है प्रोटोजोआ जंतु जगत में आता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और जो जिम्नोस्पर्म है ये जो है पौधों को जो है 5 समूह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। तो इससे जो है ऊर्जा भंडार और अपशिष्ट पदार्थ का वहन किया जाता है। जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों से पौधों के अन्य अंगों तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है। तो ये जो है मेरे दोस्त स्थानांतरण कहलाती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्थानांतरण जो है फ्लोएम द्वारा होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो पालक है ये जो है ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। बीटी मतलब बैंगन भारत की जीएम फसल है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब जो बीटी बैंगन है ये भारत की जीएम फसल है।
अगला क्वेश्चन है कि शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है कॉपर का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट शैवाल नियंत्रण में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर जो अणु है, अणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणु स्वतंत्र रूप से जो है अस्तित्व में रह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसको जो है विद्युत अपघटन कहा जाता है। जल का जो विद्युत अपघटन करने पर H2 यानी हाइड्रोजन और O2 यानी जो ऑक्सीजन है ये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, ये जो है क्या कहलाते हैं? तो इनको जो है आइसोबार कहलाते हैं। मतलब जो द्रव्यमान संख्या एक समान है और जो भिन्न परमाणु संख्या है तो ये जो है आइसोबार कहलाते हैं। मतलब कि ये जो है समभारिक कहलाते हैं। वहीं पर जो आइसोबार है इसमें जो है ए समान होता है। मतलब जो परमाणु संख्या है वो समान होती है, परमाणु संख्या भिन्न होती है और जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होती है। वहीं पर अगर बात की जाती है आइसोटॉप की तो मतलब समस्थानिक की, इसमें जो परमाणु संख्या है ये समान होती है और जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि H2O2 प्लस Cl2 एरो 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो ये जो है एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। H2O2 अपचायक व ऑक्सीकारक दोनों हो सकता है। ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की जो व्यवस्था में अंतिम तत्व था तो ये जो है थोरियम था। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अम्ल क्षार को पानी में मिलाने पर ऊष्मा निकलती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो यहाँ पर जो तपेदिक रोग है ये जो मतलब टीबी है ये जो है जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये जो है एसरिचिया कोलाई ये जीवाणु जो है मानव की आंत में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स मुख्यतः प्राप्त होती है। ये जो एंटीबायोटिक्स है ये मुख्यतः जो है कवकों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पर जो विषाणु है ये सबसे छोटा जीव है। विषाणु जो है जीव व निर्जीव के बीच की कड़ी जो है इसको माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो यहाँ पर जो हैजा है ये जो है जीवाणु से होता है। तो ये जो जीवाणु का नाम है ये है वाइबेरियो कोलेरा। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? बताइए। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो ये जो है बैक्टीरिया जो है दूध के खट्टा होने का कारण है और लैक्टिक अम्ल जो है बनता है ये। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जीवाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। तो ये जो कुष्ठ रोग है ये जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जो विषाणु है इसकी खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने की थी। और तंबाकू में जो है मोजैक रोग होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके का विकास किसने किया। तो जो चेचक का टीका है इसका विकास जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम वैक्सीन की बात की जाए तो जो है चेचक का टीका जो है ये प्रथम वैक्सीन थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के दही में जमने का कारण क्या है। ये जो है लैक्टोबैसिलस, इसके कारण जो है दूध दही में जम जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी जीव कौन सा है। तो यहाँ पर जो शैवाल है, शैवाल जो है ये स्वपोषी जीव है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टिक्का रोग होता है, जो टिक्का रोग है ये जो है मूंगफली में होता है। ठीक है, और ये जो है फफूंद जनित रोग है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV से होने वाला रोग कौन सा है। तो जो एड्स है ये जो है HIV से होने वाला रोग है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु से होने वाला जो रोग है ये कौन सा है। जो चेचक है ये जो है विषाणु से होने वाला रोग है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरियोला वायरस से जो है ये रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है। बताइए कि जो आयोडीन है ये किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो ये जो है लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। बताइए, तो यहाँ पर जो ये विषाणु है, विषाणु से जो है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं ये जो है विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कहलाता है। तो ये जो है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्स क्या है। तो ये जो है विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा रोग होता है। बताइए कि जो खसरा रोग है ये किससे होता है। तो जो है विषाणु से होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो जो द्विनाम पद्धति है इसके प्रतिपादक हैं ये है लीनियस। कौन है, तो लीनियस जो है इसके प्रतिपादक हैं। और द्विनाम का जो है ये जीनस प्लस स्पीसीज से जो है हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो जीवाणु की खोज सबसे पहले जो है ये लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। और लीवेनहॉक जो है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग भी किया था। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पौधों में बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये जो है अनावृत बीजी कहलाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उदाहरण जो है साइकस और पाइन जो है इसके उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की सबसे सामान्य आकृति कौन सी है। तो ये जो गोल आकृति जो है सबसे सामान्य आकृति है और कॉकस सबसे सरल आकृति है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आकार में सबसे छोटे जीवाणु कहलाते हैं। तो ये जो है माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है। ठीक है, मतलब जो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। ऑप्शन है पेचिश, हैजा, चेचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।